जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गणेश सर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अस- सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में। कल हमने अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, स्थूलकोण ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, स्थूलकोण ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक। और जो जटिल ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जटिल ऊतक के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार में पहला प्रकार आता है आपका स्थूलकोण ऊतक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थूलकोण ऊतक, ये ऊतक मृदुतक कोशिकाओं से कुछ लंबी जो मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सरल अस्थायी ऊतक का ही एक भाग है मृदुतक। उससे कुछ लंबी कोशिकाओं, मृदुतक कोशिकाओं से कुछ लंबी तथा जीवित होती हैं। स्थूलकोण ऊतक जो होता है या लंबा तथा जीवित होता है। कुछ कोशिकाएं मृत भी पाई जाती हैं लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। ये ऊतक मृद ऊतक कोशिकाओं से कुछ लंबी तथा जीवित होती हैं। इनके कोशिकाओं के बीच जो जगह खाली स्थान होता है वो नहीं पाया जाता, जिसे अंतराकोशीय स्थान कहते हैं। इसमें नहीं पाया जाता है या ना के बराबर पाया भी जाता होगा। वैसे तो पाया नहीं जाता, इनके बीच अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता, अभी हमने आपको बताया। स्थूलकोण ऊतक जो होती है ये मृदुतक कोशिकाओं से कुछ लंबी होती हैं। इसमें अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतराकोशीय स्थानों में कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति पर सेलुलोज, कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है। वो तो आपको हमने कोशिका चैप्टर पढ़ाते वक्त ही बताया था। ये वीडियो आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। टिश्यू ऊतक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा। अंतराकोशीय स्थान में कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की परत पाई जाती है, जिससे कोशिका दृढ़ मोटी दिखाई देती है। कोशिका भित्ति पाया जाएगा तो कोशिकाओं में दो लेयर हो जाएंगे। कोशिकाओं में जब दो लेयर हो जाएंगे ये तो मोटी दिखाई ही देंगे। इसमें जब दो लेयर हो जाएंगे तो यह मोटी जरूर ही दिखाई देगी। चौथा पॉइंट, यह ऊतक पौधों को दृढ़ता तथा लचीलापन देता है। पौधों को जो ये है दृढ़ता भी देता है और लचीलापन भी देता है। स्थूलकोण ऊतक पौधों को दृढ़ता तथा लचीलापन देता है। तो स्थूलकोण ऊतक के बारे में हमने जाना, अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं। स्थूलकोण ऊतक का कार्य क्या है? अभी इसकी परिभाषा के बारे में हमने केवल जाना है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसका कार्य क्या होता है, यह पाया क्यों जाता है आखिर, और इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। यह जो रेड कलर दिख रहा है यह जीव द्रव्य है। यह स्थूलन जो होता है, यहाँ कोनों पर जहाँ जोड़ होता है ये वाला भाग स्थूलन है, और केंद्रक ब्लैक डॉट में जो दिख रहा है वो केंद्रक है। पौधों और जंतु कोशिकाओं में तो केंद्रक पाया ही जाता है।
केवल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिकाओं के एक कोशिका में सेलुलोज नहीं, वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। उस कोशिका का नाम अभी आप हमें कमेंट में बताएंगे, और हम इसे लास्ट वीडियो में आपको हम खुद बताएंगे, वीडियो के लास्ट एंड में। चौथा पॉइंट क्या था? यह ऊतक पौधों को दृढ़ता तथा लचीलापन प्रदान करता है। इसके कार्य क्या है? यह कोमल भागों को प्राथमिक यांत्रिक शक्ति देता है तथा लचीलापन प्रदान करता है। कोमल भागों को, जो जैसे कि अभी किसी पौधे का जन्म हुआ तो वह कोमल होगा, तो उस पौधे को यह दृढ़ता तथा लचीलापन देता है। दूसरा, इनमें हरित लवक होते हैं। अगर इसमें हरित लवक पाए गए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर हरित लवक पाए जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण होना निश्चित है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो इनमें भोजन बनाने की क्षमता ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, सेलुलोज तथा पैक्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलुलोज तथा पैक्टिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल संचय करती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? सेलुलोज और पैक्टिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल संचय करती हैं। तो हमने स्थूलकोण ऊतक के बारे में जाना। तो दूसरा हमारा रहेगा मृद ऊतक। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम मृद ऊतक लगाते हैं। पहला स्थूलकोण ऊतक हो गया, दूसरा मृद ऊतक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, मृद ऊतक के बारे में। मृद ऊतक क्या होता है, इसका कार्य क्या है? मृद ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं सघन युक्त और सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका द्रव्य युक्त सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, कोशिका सघन युक्त होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मृद ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती हैं। मृद ऊतक की कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य युक्त एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। किस चीज की बनी होती है? सघन कोशिका द्रव्य युक्त और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज सभी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य युक्त, सघन कोशिका द्रव्य युक्त एवं सेलुलोज की बनी होती है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं जीवित कोशिकाएं हैं, जो पतली भित्ति युक्त गोलाकार व अंडाकार होती हैं। अगर यह आप इतना पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 नंबर आना निश्चित है। जो पतली भित्ति युक्त गोलाकार व अंडाकार होती हैं। देख लीजिए यहाँ डायग्राम में, गोलाकार अथवा अंडाकार होती हैं। इनमें अंतराकोशीय स्थान पाया जाता है। इनके कोशिका के बीच में अंतराकोशीय स्थान पाया जाता है। अंतराकोशीय स्थान कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये जो होती हैं 1, 2, 3, 4 कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, यहाँ देख लीजिए आप डायग्राम में, चारों कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान है, उसी को अंतराकोशीय स्थान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अंतराकोशीय स्थान कहते हैं। तो चलिए चौथे के बारे में। मुख्य कार्य पौधों को सहारा देना।
इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधों को सहारा देना तथा भोजन भंडारण करना। यह जो होता है भोजन का भंडारण भी करता है। यह जो होता है भोजन का भंडारण भी करता है। यह दो प्रकार की होती हैं। जो मृदु ऊतक होती हैं वह दो प्रकार के होते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा होती क्या है? यह दो प्रकार की होती हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो चलिए क्लोरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। क्लोरेन्काइमा क्या है? इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए क्लोरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? जब मृदुकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक पाया जाता है तो यह इसमें जब क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक पाई जाएगी तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो हमने क्लोरेन्काइमा के बारे में जाना। अब एरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। एरेन्काइमा जलकुंभी आपने देखा होगा, उसमें हवा भरा होता है। यह मृदुकी कोशिकाओं के बीच जलीय पौधों की मृदुकी कोशिकाओं के बीच वायु गुहिकाएं होती हैं। जलकुंभी आपने देखा होगा, जलकुंभी में फूला हुआ जो भाग होता है उसे आप जब दबाएंगे तो उसमें से गैसें, हवा आदि निकलती हैं जो पौधे को तैरने में सहायता करती हैं, जिसमें एरेन्काइमा पाया जाता है। वह पौधे तैरते रहते हैं। अब तैरते कैसे? अगर हम इंसानों में भी पाया जाता है तो हम भी तैरते। तो अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होता है? तो इसके कार्य के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसके कार्य के बारे में जानते हैं। तो पहला कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करता है। इसका पहला कार्य क्या है? जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करता है। संचय यानी भंडारण, जैसे कि हमारे रसोई घर में होता है। जलीय पौधों में एरेन्काइमा से प्लवन तथा श्वसन में सहायता करता है। यह जो होता है प्लवन तथा श्वसन में सहायता प्रदान करता है। श्वसन में सहायता देता है। जलीय पौधों में एरेन्काइमा से प्लवन तथा श्वसन में सहायता मिलती है। श्वसन में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जिस तरह हम मनुष्य ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में लेते हैं उसी प्रकार पौधे भी। विभाजन की क्रिया लौटने से द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायता करता है। आप पौधों में को गुम्बा मार दीजिए, जो घाव बन जाता है उसे भरने में यह सहायता करता है। विभाजन की क्षमता लौटने पर ये द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायता करता है। चौथा, इनमें हरित लवक उपस्थित होने के कारण इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मृदु ऊतक में हरित लवक पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अब इसके डायग्राम के बारे में जानते हैं। डायग्राम में क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं इसके डायग्राम के बारे में।
अंतःकोशिकीय अवकाश दो कोशिकाओं के बीच में, यहाँ दो कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ब्लैक डॉट वाला जो दिख रहा है यह केंद्रक है और जो रेड पूरा भरा हुआ है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अब तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके तीसरे प्रकार और लास्ट प्रकार के बारे में जानते हैं। इसका ज्यादा वैसे ही काम है नहीं, तब भी इसके बारे में जानना तो है ही, एग्जाम में आता है। तो यह लास्ट तीसरा दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। दृढ़ ऊतक पहला, यह कोशिका मृत होता है। यह जो कोशिका होता है मृत होता है। अभी तक जितने हम दोनों पढ़े मृदु ऊतक और फिर उसके बाद स्थूलकोण ऊतक, दोनों हमने पढ़ा, उसकी जो कोशिकाएं थी वह जीवित कंडीशन में थी, वह जिंदा थी। यह जो कोशिका है यह मृत होता है, मृत कोशिका है, इसीलिए इसका काम वैसा कुछ है नहीं। और बाकी जो जीवित थी उन्हें प्रकाश संश्लेषण भी करना था, भोजन को भी इकट्ठा करना था, सारे काम उन्हें करने थे। इसका केवल एक दो काम है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। यह ऊतक की कोशिका जो होती है लंबी तथा मृत होती है। ये देखो, लंबी तथा मृत होती है। इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है लिग्निन इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जिससे इनमें जगह ही ना बचत है, जगह ही नहीं बचता। तो इनमें कहाँ से कोशीय स्थान पाया जाएगा, इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता। इनकी भित्ति, इनका जो ऊपरा चमड़ाई है या मोटी भित्ति होती है जो कि लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन एकत्र होने से मोटी हो जाती है। इनकी भित्ति लिग्निन की एकत्र हो जाने से मोटी हो जाती है। चौथा पॉइंट, इनकी लंबाई 1 mm से 500 mm तक हो सकता है। इनका लंबाई जो होता है 1 mm से इतने से इतना, एग्जाम्पल इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। mm मतलब मिलीमीटर। इनकी लंबाई जो होती है 1 mm से 550 mm तक हो सकता है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं पौधों में बहुतायत पाया जाता है। बहुतायत मतलब बहुत अमाउंट में ज्यादा पाया जाता है, पूरा ठूस ठूस के यही भरा है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं पौधों में बहुतायत से होती है। इनका कार्य क्या है, इनका एक ही कार्य है, बाकी ये निठल्ले हैं। जिनमें यह ऊतक पाया जाता है उसको दृढ़ यांत्रिक शक्ति प्रदान कराते हैं। दृढ़ यांत्रिक शक्ति मजबूती प्रदान कराते हैं। जिनमें यह कोशिका पाई जाती है उनमें दृढ़ यांत्रिक शक्ति प्रदान कराते हैं। तो आज हमने सरल अस्थायी ऊतक के स्थूलकोण ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में जाना। इनके कार्य के बारे में भी जाना, इनके डायग्राम के भी बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे जटिल ऊतक के बारे में, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।